बाबू आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एग्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शुरू करते हैं। लेसन वाइज हम लोग करेंगे। जितने हम लोग के पास सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का लेसन वाइज आज से हम लोग का 1 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग जो VVI क्वेश्चन से उम्मीद है 100% पूछे गए एग्ज़ाम में से लिए गया ये प्रश्न है, यानी पीछे वाले एग्ज़ाम में इस प्रश्न को पूछा गया था, उसमें से इस प्रश्न को बनाया गया है। अब हम लोग शुरू करते हैं आज से, जो टाइम टू टाइम हम लोग हर लेसन का, हर विषय का 1 नंबरिया करते चलेंगे। तो आज हम हिस्ट्री का लेसन 1 शुरू करते हैं, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से आज हम लोग 1 नंबरिया क्वेश्चन, देर नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं, सीधा प्रश्न पे आते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं बाबू। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें बनी है बाबू हमारे सेलखड़ी का। किसकी बनी है? सेलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें हमारा बनी है सेलखड़ी का बनी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रश्न हमारा बाबू, कह रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हमारा किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हमारा बाबू ऑप्शन नंबर ए हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ बाबू? हरियाणा राज्य में स्थित है, राइट। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? जो लोथल स्थली है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा होगा भोगवा नदी। कौन सा नदी बाबू हो? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, राइट। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो बाबू उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको लोहा का ज्ञान नहीं था, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यानी हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगनी सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगनी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, कांस्य युगनी सभ्यता। ये कांसे की मूर्ति है बाबू। कांसे जो बनाए जाते थे ना, टीन और तांबा को मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। उस टाइम के लोगों को लोहा का ज्ञान ना होने के कारण उन्हें कठोर धातु नहीं मिल पाती थी, जो जितना लोहा कठोर है। तो उसके ऑप्शंस में ये लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा तैयार करते थे। तो ये कांस्य युगनी सभ्यता कही जाती है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी ये पूछ रहा है? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो हड़प्पा संस्कृति हमारी व्यापार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? व्यापार पर। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू हम। अगला प्रश्न हमारा नंबर 7 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी का। किसकी? तो मातृदेवी का करते थे बाबू। ऑप्शन नंबर सी मातृदेवी की उपासना करते थे, यानी पूजा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है बाबू कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी सभ्यता। कैसी है? शहरी, मतलब हड़प्पावासी शहरी सभ्यता के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता हमारा तो शहरी सभ्यता थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का अगर सबसे बड़ा नगर की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मानी जाती है। ये ऑप्शन नंबर बी सही हम लोग का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी भैया हो? तो दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने वाले हमारे दयाराम साहनी जी थे। अगला प्रश्न संख्या 11 हमें कह रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा
किस नदी के किनारे स्थित है? तो हरापा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो सबसे उसे अलग बनाती थी, तो वो थी इसे नगर योजना और वास्तुकला। जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, नगर योजना एवं वास्तुकला, क्योंकि यहाँ की जो नगरें थी ना एकदम बेहतरीन ग्रेड डिग्री पर बनी हुई थी। समकोण डिग्री की यहाँ की गलियाँ थी, नाली गली सब यहाँ पर कंप्लीटली एक बेहतर तरीके से सजी धजी बनाई हुई थी। इसलिए इसे इस सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही मानी जाती है, क्योंकि औरों से कहीं ज़्यादा ये यहाँ की नगरें और वास्तुकला देखने को मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है 13। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में शासन चलाने की प्रक्रिया, यानी कैसे शासन चलती है। आज तो हमारे नेता मंडली पुलिस दरोगा सिपाही हैं, उस तरीक़ा से चलता है। उस ज़माने में कैसे वहाँ पर शासन चलता था? तो ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका द्वारा चलता था बाबू। किसके द्वारा चलता था? नगर पालिका के द्वारा चलता था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14 में पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हाँ, इतनी बिगेस्ट सभ्यता और बेहतर सभ्यता किन कारणों से इसका क्या हुआ? अंत हुआ। किन कारणों से ये खत्म हुआ? तो भैया इसकी कई कारण थी। ये हड़प्पा सभ्यता का नष्ट होने का कई कारण माना जाता है। विदेशी आक्रमण भी माना जाता है, प्राकृतिक आपदा या कारण भी मानी जाती है, मानवीय कारण भी मानी जाती है। इसीलिए हम इसको उपयुक्त सभी कह सकते हैं। उपयुक्त सभी यानी डी, यानी उपयुक्त सभी के कारण ये सभ्यता शायद समाप्त हो गई। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है 15। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। कह रहा है कि वहाँ से मिला हुआ है, मूर्ति मिली हुई है, पत्थर का आकृति मिला हुआ है, जिससे ये पता चलता ना कि एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ है। तो ऐसे आकृति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है हम लोग का आकृति हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से मिले बाबू? हड़प्पा से। मूर्ति के कह रहा है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का आकृति कहाँ से देखने को मिली है? हड़प्पा से मिली है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न संख्या 16 में पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल की उत्खनन हुई? चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल पाए गए हैं, जितने भी स्थल मिले हैं अब तक, उसमें से सबसे पहले किसकी खुदाई हुई? तो बाबू इसकी सबसे पहले खुदाई हुई हड़प्पा का। हाँ, इस पर और फोकस करने वाली बात है, इसीलिए इसका एक और नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता इसी वजह से कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसी की खुदाई हुई थी। ठीक है ना। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। 17 का कह रहा है, 17 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यानी गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, गोदीवाड़ा की प्रमाण कहाँ से मिलती है? तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का पहला बड़ा प्रमाण लोथल से मिलती है। ऑप्शन संख्या ए, लोथल से गोदीवाड़ा का प्रमाण मिलता है। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि किस स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कह रहा है कि किस स्थल से, किस जगह से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो सूती कपड़े के साक्ष्य मिलने वाला जगह है आपका मोहनजोदाड़ो, यानी मोहनजोदड़ो। कौन सा बाबू? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं। आगे कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन करने वाले थे हमारा राखालदास बनर्जी, यानी इनका लिखा है आर.डी. बनर्जी, यानी राखालदास बनर्जी। ऑप्शन संख्या सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे बाबू? सिंधु। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ रहे हैं, आगे की ओर चलते हैं और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, 21 को देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शाब्दिक अर्थ है? यानी मोहनजोदड़ो
किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो बाबू सिंधी शब्द है। कौन सी शब्द है? सिंधी। इसीलिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने में देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है बाबू? तो गुजरात में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं ना। ऑप्शन संख्या ए। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में देखते हैं बाबू, प्राचीन इतिहास कह रहा है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। कह रहा है कि प्राचीन इतिहास का जो हमारे पुराना वाला इतिहास है उसका निर्माण किन साक्ष्यों पर किया गया है? तो उसके लिए बहुत से साक्ष्य चाहिए होता है। साहित्यिक स्रोत जरूरी भी है, साहित्यिक स्रोत का आधार पर सही है। विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, यह भी सही है। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, यह भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि हमारा ऑप्शन संख्या डी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। उपयुक्त सभी के आधार पर हमारा प्राचीन इतिहास का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन संख्या 24, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा बाबू हमारा राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पर? राजस्थान, यानी ऑप्शन संख्या सी सही आंसर होगा। और आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन 25 नंबर में बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ 25 नंबर में पूछ रहा है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? हाँ, यानी नली गली का बेहतर चीज़ें कहाँ हमको देखने को मिलती है? तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन संख्या ए। ये बेहतर है भैया, नली गली का सबसे बेहतर नमूना यहीं देखने को मिलती है। देख लीजिए, आप फिगर में भी देख लीजिए, ये वही सिंधु घाटी सभ्यता का पीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 26, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा किस नदी के किनारे बाबू? तो कालीबंगा हमारा सरस्वती नदी, यानी ऑप्शन संख्या डी सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में वह नगर जो बंदरगाह, यानी जो समुद्र के किनारे जहाँ से व्यापार किया जा सके, वो बंदरगाह, यानी ऐसे जगहों को बंदरगाह कहा जाता है जहाँ बड़ी बड़ी नावें आके रुकती है, जहाज पानी वाली, उसे बंदरगाह कही जाती है। तो हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा बंदरगाह कहाँ से मिला बाबू हो? तो लोथल से, ऑप्शन संख्या डी। लोथल एक बड़ा बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका अवशेष हमें मिला है लोथल से बंदरगाह होने का साक्ष्य। अगला प्रश्न 28, क्वेश्चन 28, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नर्तकी क्या मूर्ति मिली है बाबू सिंधु सभ्यता में? नर्तकी क्या मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन संख्या ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 29 नंबर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो भाई देखिए, सिंधु सभ्यता का हमारा जो संबंध था, व्यापारिक संबंध, वो चीन से नहीं था। ऑप्शन संख्या डी, चीन वालों से हमारा व्यापारिक संबंध नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि यहाँ मेसोपोटामिया से भी था, ईरान से भी था, पाकिस्तान से, बस चीन से हमारा व्यापारिक संबंध नहीं था। तो डी ऑप्शन नंबर सही है। अगला है कि 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता बाबू हमारा थे पशुपति शिव। कौन थे? पशुपति शिव महाराज थे। आगे बढ़ रहे हैं, ये पशुपति शिव महाराज का फोटो है, ये देखिए पशुपति शिव महाराज की फोटो है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के रूप में जाना जाने वाला स्थान हमारा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन संख्या सी सही है। यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता था? तो सिंध का बाग कहा जाने वाला स्थल था मोहनजोदड़ो, ऑप्शन संख्या ए सही है। सिंध का बाग कहा जाने वाला स्थल मोहनजोदड़ो। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट में हमारा है बाबू 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? समाज का स्वरूप था
मातृसत्तात्मक था। यहाँ के जो समाज था ना मातृसत्तात्मक समाज था। जैसे एक हमारा आज का समाज है पितृसत्तात्मक समाज है, हमारी यानी हमारी पहचान हमारी एड्रेस पिता से है, लेकिन उस टाइम के लोगों का जो सिंधुवासी का जो समाज था इनकी पहचान इनकी माता से थी, यानी मातृसत्तात्मक समाज इन्हें कहा जाता था। अगला पॉइंट है 34 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी, माने हमारी सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी, यानी दुनिया के वैसे सभ्यताएं जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में नहीं थी, तो वो थी चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में नहीं थी, मतलब समकालीन नहीं थी, इसी को कहा गया है। आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आगे अगला 35 पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र बाबू त्रिभुजाकार का माना जाता है, क्योंकि अगर हम इसको सारे चीज़ों को जोड़े ना, हड़प्पा वगैरह लेके और ऊपर तक हम लोग जोड़े, सबको जोड़े तो इस तरीका का आकृति बनती है, इसे करके तो त्रिभुजाकार की आकृति बनती है, त्रिभुजाकार की आकृति बनता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो आकृति है ना वो कैसा है, तो त्रिभुजाकार का है, यानी ऑप्शन संख्या डी सही आंसर है, त्रिभुजाकार की आकृति है। आगे बढ़ रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। यानी किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है। रोपड़ में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है। ये महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है, रोपड़ स्थली जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है, तो है ऑप्शन संख्या बी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला बाबू हो, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार। ये अगला पॉइंट हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है 38 में कह रहा है कि सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, मतलब किसे माना जाता है। तो सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को माना जाता है, दोनों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है, यानी ऑप्शन संख्या सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पहुंच गए क्वेश्चन संख्या 39 पर। 39 में कह रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। यानी राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की, यानी कब इनका अवशेष उन्हें मिला। तो ये था बाबू मोहनजोदड़ो की खुदाई ना, राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई किए थे 1922 में। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की अवशेष 1922 में मिला था। अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 40, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। हल से जुते खेत का साक्ष्य हमें कालीबांगा से मिला है। कहाँ से मिला है, कालीबांगा, यानी ऑप्शन संख्या ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं और हम पहुँचने वाले हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। तो पशुपति जो महाराज है उनके जो चारों तरफ जानवर बैठे हुए हैं, इन जानवर में से कौन सा जानवर वहाँ नहीं है इनके फिगर में, तो वो है ऑप्शन संख्या सी, यानी शेर का चित्र उसमें नहीं है, शेर जानवर वहाँ पर नहीं है, ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुआ है। कहाँ से शतरंज जैसा खेल वाला प्रमाण मिला हुआ है, तो वो है हमारा बाबू संख्या डी, यानी ऑप्शन संख्या डी कहाँ से मिला हुआ है, ऑप्शन संख्या डी लोथल से मिला हुआ है। डी हमारा सही आंसर है, लोथल से हमें शतरंज की तरह खेल का साक्ष्य मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो हड़प्पा में, ऑप्शन संख्या 20 सही आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 44, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी,
तो इनकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन संख्या बी सही आंसर है। तो आज के लिए हम मात्र 44 क्वेश्चन लेके आए हैं। आगे के लेसन और आगे के चैप्टर के लिए हम इसी तरीक़ा से 1 नंबर वाला क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और सारे विषयों का। अगर आप लोगों को किसी और विषय की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस विषय का भी हम 1 नंबरिया क्वेश्चन आप लोग को करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।